अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू पर जो कुछ साल से बहुत लाइमलाइट में आ रहा है और इसको वापस से फिर उछाला गया है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में यूसीसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें बताया जा रहा है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ कई सारे रिलीजियस बॉडीज अब उठ रहे हैं। स्पेशली मुस्लिम शरिया लॉ को सबसे ज्यादा डेंजर इससे पाया जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि क्या है यूसीसी और कैसा दूसरे रिलीजन्स को ये टारगेट करेगा और क्या ये वाकई में फायदेमंद रहेगा। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। रिसेंटली मोदी ने फिर से बात को उछाला यूसीसी को वापस एक्टिवेट करने के लिए, और यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कैसे ये इंडिया में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा आगे जाकर। यूसीसी इंडिया में एक जमाने से बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है और इसके बारे में कई साल से डिस्कस किया जा रहा है। और यूसीसी का एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें एक कॉमन सेट रहेगा लॉस को गवर्न करने के लिए पर्सनल मैटर्स में, जैसे कि शादी हो, डिवोर्स हो, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस हो, जो एप्लीकेबल रहेगा सारे सिटीजन्स पर इंडिया के, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल रिलीजन्स है और उनके अपने रिस्पेक्टिव लॉज है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, जैसे कि इस्लाम में शरिया लॉ है और हिंदू रिलीजन में हिंदू लॉ है, इन दो को हटाया जाएगा और एक कॉमन लॉ एप्लीकेबल रहेगा सारे मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई और जितने भी रिलीजन्स है इंडियन सिटीजन्स के। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 44 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा क्लॉज दिया, ये कहते हुए कि इंडिया का हर स्टेट उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से यूसीसी को कायम कर सकता है अपने सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कह दिया है यूसीसी का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इंडियन स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, इनके अपनी गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। और कई साल से इसके बारे में डिबेट चल रहा है कि क्या यूसीसी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉलिटिकली और रिलीजियसली सेंसिटिव टॉपिक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के सिविल कोड्स क्या है इंडिया में जो हर रिलीजन में है। यहाँ पर इंडिया में मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज होते हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख, सबके अपने रिलीजियस लॉज है। पहले देखते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ क्या कहता है। हिंदू पर्सनल लॉज उनके पुराने किताबों से लिए गए हैं और साथ ही साथ उनके पुराने कस्टम से। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वो कंट्रोल करता है हिंदू मैरिज और डिवोर्स, और साथ ही साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो होता है प्रॉपर्टी के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में, वो इसको डील करता है। और इसके तहत हिंदू लॉ में ये बताया जाता है कि हिंदू औरतों को इक्वल और बराबरी का राइट मिलता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए उनके पेरेंट्स से, और सेम चीज हिंदू आदमियों के ऊपर भी है। दूसरा वाला होता है इंडिया के मुस्लिम्स फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बेस किया गया है शरिया लॉ के ऊपर, और इस मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरिया कहते हैं ये 1937 के एक एप्लीकेशन एक्ट के तहत रेगुलेट करता है कैसे मुस्लिम्स को उनके लॉज फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इन चीजों को फॉलो किया जाता है मुस्लिम्स में शरिया लॉ के हिसाब से। जो क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी लोग हैं इनके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का अप्लाई करता है, जहां पर क्रिश्चियन औरतों को एक पहले से डिसाइडेड शेयर दिया जाता है उनके बच्चे या रिलेटिव्स के सामने। वैसे ही पारसी विधवाओं को भी एक इक्वल शेयर मिलता है जितना उनकी औलाद को भी मिलता है। तो अब इन लॉस को देखकर प्रॉब्लम यहाँ पर यूसीसी का क्या है, क्यों इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये है इंडिया में अगर सबको एक कॉमन लॉ फॉलो करना है। प्रॉब्लम यहाँ पर यही देखा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि इंडिया में कई सारे रिलीजन के लोग हैं और वो बहुत शिद्दत से अपने खुद के रिलीजियस लॉ को फॉलो करते हैं इन मैटर्स में, जैसे कि शादी, डिवोर्स और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का। देखा जा सकता है कि इंडियन पॉलिटिशियंस हर किस्म का गेम खेल रहे हैं आज इंडिया को बांटने के लिए, ताकि वो अपनी कुर्सी को संभाल सके। पर ये पहली बार नहीं है जहां पर इंडिया में ये चीज देखी जा सकती है। इंडिया को आजादी मिलने से भी पहले एक बहुत बड़ा गेम ब्रिटिशर्स की तरफ से खेला गया था। फरवरी के 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के वाइस रॉय माउंटबेटन को एक टॉप सीक्रेट चिट्ठी
चिट्ठी भेजी थी। तो क्या लिखा था उस चिट्ठी में और क्यों ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में भारत को छोड़ने का प्लान बनाया था और कैसे वो लोग जाने से पहले पूरी प्लानिंग के साथ इंडिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और इसको समझने के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त और शॉकिंग ऑडियो बुक सुना जिसका नाम है गेम प्लान फॉर डिवाइडिंग इंडिया, जो है अवेलेबल कोको एफएम पर। और कोको एफएम पर ऐसे हजारों ऑडियो बुक्स है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से मैं भी कोको एफएम का एक सब्सक्राइबर बन चुका हूं। और कोको एफएम है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जहां पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है और हर महीना ये 4200 घंटों के कंटेंट से ग्रो हो रहा है। कोको एफएम आपकी आसानी के लिए एक स्कैन कोड का ऑप्शन लाया है जहां पर आपका डाउनलोड एक्सपीरियंस काफी आसान और टाइम सेविंग हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आप भी अनलॉक कर सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक शोज के, जिसके जरिए आप इजी शेयरिंग अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं और ये इजीली एक्सेसिबल रहेगा कहीं से भी। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप या कोई भी स्मार्ट स्क्रीन गैजेट पर। और पहली बार कोको एफएम दे रहा है एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट उसके यूजर्स को, जहां पर आप पहले मंथली सब्सक्रिप्शन को 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज में हासिल कर सकते हैं। तो काफी आसान है कोको एफएम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप कोको एफएम डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड MD50 अप्लाई करिए और फायदा उठाइए मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफर का। इस साल 2023 में डेली कोको एफएम पर 1.5 लाख घंटे प्ले किए गए हैं, मतलब कि एक महीने में 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले किया जा रहा है। तो देरी ना करें और फायदा उठाइए इन जबरदस्त ऑडियो बुक्स का कोको एफएम के जरिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कंट्रोवर्सी का यही है, रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया में कई सारे रिलीजन्स और कल्चरल डाइवर्सिटी देखा जा सकता है, जिनके खुद के अपने कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं और खुद के अपने पर्सनल लॉज होते हैं। और जो लोग यूसीसी के खिलाफ कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंपलसरी कर दिया जाएगा तो इसके तहत जो एक रिलीजियस राइट एक आदमी का होता है वो उसके पास से छीना जाएगा और इससे एक रिलीजियस फ्रीडम इंडियन सिटीजन की चले जाएगी हाथ से। दूसरा पॉइंट है माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन। और जो लोग यूसीसी के खिलाफ कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स यहाँ पर छीने जाएंगे, क्योंकि वो पूरा फायदा उठाते हैं अपने खुद के रिलीजियस लॉ के तहत कई सारे मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर यूसीसी को ला दिया जाएगा तो उनके कल्चर को धक्का पड़ेगा और साथ ही साथ उनके रिलीजियस एक्टिविटी में भी काफी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसके बाद का पॉइंट है पॉलिटिकल कंसिडरेशन को लेकर, मतलब कि यहाँ पर कैसे पॉलिटिक्स भी एक पार्ट प्ले करता है। शुरू से देखा जा सकता है कि यूसीसी एक पॉलिटिकल डिबेट रह चुका है, जहां पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स यूसीसी के टॉपिक को इस्तेमाल करते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपने एक स्पेसिफिक कौम को, कोई रिलीजियस कौम को, उनको मस्का मारने के लिए या उनको खुश करने के लिए। और इसके तहत इनके स्पीचेस काफी जहरीले हो जाते हैं जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं। इसके बाद का एक पॉइंट आता है जेंडर इक्वालिटी और औरतों के राइट्स, मतलब कि आदमी और औरत के बीच में इक्वालिटी रहना और साथ ही साथ औरतों को उनका पूरा हक दिलाना। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि कैसा एक कॉमन लॉ सबको अगर दिया जाएगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा अगर एक आदमी और औरत को बराबर का हक दिया जाएगा और साथ ही साथ औरतों को उनका हक भी पूरी तरह दिया जाएगा। यूसीसी के खिलाफ कहने वाले लोग यही कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज है हर रिलीजन में, जैसे कि हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, ये कई साल से चले आ रहा है और इसके तहत औरतों को उनका पूरा हक भी दिया जा रहा है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उनको भी अपना हक बराबरी का मिल रहा है। और साथ ही साथ मुस्लिम लॉ भी यही कहता है कि सबसे ज्यादा औरतों का हक शरिया लॉ के हिसाब से दिया जाता है। और यहाँ पर यूसीसी अप्लाई करने पर एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन के भी लॉ बोर्ड्स यही कह रहे हैं कि उनके एक रिलीजियस कस्टम में धक्का पड़ेगा अगर यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन लॉ सबको रखने के बाद भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा रिलीजियस कम्युनिटीज में और साथ ही साथ इसका पूरी तरह फायदा पॉलिटिशियंस उठाएंगे, जहर अपना फैलाते हुए और तमाशे करते हुए दूसरे रिलीजन्स को टारगेट करते हुए। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि वाकई अगर इक्वालिटी सबको दी जाएगी तो इससे क्या हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। अब आप ये कार्टून में देख सकते हैं कि 3 अलग किस्म के लोग ठहरकर एक मैच देख रहे हैं। एक की हाइट लंबी है, दूसरा उससे जरा छोटा है और तीसरा वाला सबसे कम हाइट वाला है। अब यहाँ पर अगर आप इक्वालिटी बात करेंगे तो तीनों को एक ही साइज का डब्बा नीचे दिया गया है
है जिसपे ये ठहर कर सामने मैच को देख रहे हैं एक दीवार के ऊपर से। और यहाँ पर तीनों का एक ही साइज डब्बा होने की वजह से जो लंबा आदमी है वो आसानी से देख रहा है, जो उससे कम हाइट वाला है वो थोड़ा मुश्किल से मैच देख रहा है, और तीसरा जिसकी हाइट एकदम कम है वो कुछ नहीं देख सक रहा है। तो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल यही दे रहा हूँ कि अगर सेम लॉ सबको रहा तो हर रिलीजन को कुछ ना कुछ अलग चीजें उनके कस्टम्स होते हैं और इसके तहत इक्वालिटी यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगी। वही अगर आप दूसरे फोटो में देखेंगे तो जो लंबा आदमी है वो आराम से ठहर कर देख रहा है, दूसरा जो लड़का था जो कम हाइट का है उसको एक डब्बा दिया गया जिसकी वजह से वो भी मैच देख सक रहा है, और सबसे कम हाइट वाला जो लड़का है उसको 2 डब्बे दिए गए हैं जिसके ऊपर वो ठहर कर आसानी से वो भी मैच देख सक रहा है। और ये फोटो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि तीनों बराबरी का मैच देख सक रहे हैं, मतलब कि तीनों को अपना हक मिल रहा है एक दीवार के पार एक गेम को देखते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डब्बे बराबरी से नहीं बांटे गए बल्कि तीनों को एक हिसाब में लाने के लिए किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिया गया और किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर चीज में इक्वालिटी लाने से उनका हक बराबरी का नहीं मिलता है। यही चीज मैं सेम एग्जांपल देना चाहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जहाँ पर सबको अगर एक ही लॉ रखेंगे तो मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो हर एक के अपने कस्टम के हिसाब से जरूरी नहीं है कि वो लॉ सबका हक उनको बराबरी से दिलाए। पर देखते हैं कैसा आने वाले वक्त में करंट रूलिंग पार्टी इसको एक तमाशा बनाएगी और पूरी तरह मुस्लिम्स को टारगेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉपिक में मुस्लिम शरिया को हटाने की बात की जा रही है। क्योंकि सबसे आसान तरीका कोई भी एक रिलीजन को अगर टारगेट करना है तो उसके लॉस को हटा देना है, जिसकी वजह से एक तमाशा शुरू हो जाता है उस कम्युनिटी में। और यहाँ पर कई लोग यही सोच रहे कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक रिलीजियस कम्युनिटी को पूरी तरह टारगेट करके बर्बाद किया जाएगा आने वाले वक्त में, और क्या ये एक टैक्टिक है करंट रूलिंग गवर्नमेंट का एक कम्युनिटी को बर्बाद करके एक दूसरे कम्युनिटी को खुश करने के लिए? क्या यूसीसी एक नया खेल है अब आने वाले इलेक्शंस में एक तमाशा शुरू करने के लिए? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।